हे गाइस, टुडे वी आर डूइंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस अमेंडमेंट आते रहे हैं। आप क्लास के दौरान यहीं फोकस रहें, ठीक है। लास्ट में आप सबके डाउट्स लिए जाएंगे। तो ड्यूरिंग द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं और ड्यूरिंग द क्लास आप इसी पर फोकस रहो। उसके बाद आप कोई भी डाउट रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट आप पूछ सकते हो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है वो आप लास्ट में पूछना। अभी आप इसी में ही रहो। नोट्स आपको इसके बकायदा पीडीएफ अटैच कर दिया गया है, ठीक है, और नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। एक बार मुझे बताओ बस मेरी वॉइस ठीक आ रही है और आपको स्क्रीन विजिबल है। वॉइस प्रॉपर है? यस, ठीक है। मेरे एंड पे मेरे फ़ोन में भी चल रही है तो सब चीज़ें फाइन है। चैट मैंने डिसेबल इसलिए की क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप अभी इस पर फोकस रहे, लास्ट में चैट ओपन कर दी जाएगी और आप सभी डाउट्स जो है अपने ले सकते हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाइव क्यों करवा रही हूँ मैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी। और बाकी की जो भी कुछ एक पोर्शन जो रिकॉर्डेड डाला गया है आपका 1 से 2 फोल्डर हैं, वो आपको बकायदा मैराथन में लाइव में अगेन कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो उसकी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 2002 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई और 2019 में तो पूरा ही चेंज हो गया था। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। कोपरा हम इसे बोल देते हैं कि क्या क्या है इसमें। प्रोटेक्शन काउंसिल्स हमारी पहले जो होती थी, अब जो 2019 का एक्ट आया है और जो न्यू बुक्स हैं उसमें प्रोटेक्शन काउंसिल्स कम है, लेकिन बकायदा आपके एक्ट में है। रिड्रेसल एजेंसीज तीनों की तीनों। राइट ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। क्या क्या अमेंडमेंट्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं 2002 में और 19 में। कंप्लेंट फाइल करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। पेनल्टीज क्या है कोपरा में 1986 में। और डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट वेंडर क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या है, ठीक है। तो ये सारा करेंगे हम। जो हमारा 1986 का है उसमें 2 पार्ट है। बहुत ही लेंदी ये क्लास आपकी होने वाली है तो पूरा आपको कराया जाएगा इसमें। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें ऑफिशियल गेजेट में जो पास हुआ, पार्लियामेंट में अनाउंस वगैरह हुआ, सब चीज़ें डिटेल में। चैप्टर्स इसमें टोटल कितने हैं, क्या क्या प्रोविज़न है इसमें। यूटीपी का प्रोविज़न है इसमें, ई कॉमर्स का था, प्रिकनरी लिमिट का है, सेंट्रल लेवल की एक अथॉरिटी बना दी है, एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि वैकल्पिक झगड़ों को सुलझाने का ज़रूरी नहीं है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में या इसका विकल्प और क्या हो सकता है वो है। स्ट्रिक्ट पेनल्टी और प्रोविज़न है। प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़ का एक प्रोविज़न डाला है, कंपैरिजन है इसमें। देन आपके रिड्रेसल कमीशंस एंड प्रोटेक्शन काउंसिल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका इंट्रोडक्शन, पहली बात तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2 वर्ड से मिलकर बना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए ये आया था, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। पार्लियामेंट में कब आया, 24 दिसंबर 1986 में ये आया था। और ये जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है तब। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये जो है आपका इट होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर 1987 15 ऑफ अप्रैल। क्लियर हो गई बात। यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए आया था। पार्लियामेंट में पास हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। इम्प्लीमेंट हो गया था ये 1987 15 ऑफ अप्रैल। डेट्स याद रखनी है क्या मैम? याद आपको हो तो ठीक है, अदरवाइज डेट्स इतना नहीं, लेकिन ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिफेक्ट और डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? डिफेक्ट होता है बेटा गुड्स में डिफेक्ट पाया जाता है आपका कि गुड्स डिफेक्टेड है। डेफिशिएंसी जो है आपकी वो सर्विस में होती है।
फिर है यूटीपी यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ये आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आपको कोई गलत सामान दिया है जिससे आपको कोई इंजरी वगैरह हो गई है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आरटीपी एक्ट 1956 में कुछ एक्टिविटी बताई है आरटीपी की, जिसमें ये है कि जो सप्लायर है वो बाकी के जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ डील ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही पर्सन को मैं माल है वो सप्लाई करूंगा, एक्सक्लूसिव डीलिंग उसी के साथ करूंगा, या आपको सप्लाई करने के लिए गुड्स देने के लिए मना कर दिया गया है। टाई इन सेल, एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपको फ्री लेना ही लेना पड़ेगा, यानी वो सारी चीज़ें जो आपको, और रिटेल प्राइस मैकेनिज्म की आप इसी प्राइस पर सामान सेल करोगे, यानी जो सारी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, फेयर ट्रेड को नहीं होने देती, जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं, बाधा डालती हैं, वो हमारी आरटीपी का पार्ट है। क्लियर हो गई बात? देन है अमेंडमेंट्स, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो कंज्यूमर एक्ट 1986 में 2 बार मेनली अमेंडमेंट हुई है, 2002, 2019। एक छोटी सी जो अमेंडमेंट है वो 2020 में हुई, जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रूल 2021 कहा जाता है, रूल्स 2021। करेंगे इसको आगे डिस्कस। आज की क्लास में पूरा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा। 2002 जो है, एरिया ऑफ दिस एक्ट ब्रॉड इन 2002, इसमें बढ़ गया था इसका एरिया, बिकॉज सेम ईयर जो है कंपटीशन एक्ट, जो एमआरटीपी आपका एक्ट था 1969 में आया था, 70 में इम्प्लीमेंट हुआ था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उस एमआरटीपी एक्ट को यानी मोनोपोली को बंद करो, कंपटीशन लाओ, कंपटीशन एक्ट आ गया उसकी जगह 2002 में, जिसमें क्या हुआ, जो यूटीपी और आरटीपी एक्टिविटीज़ हैं उनका जो एरिया है वो चेंज हुआ, ठीक है। और 2002 में ये अमेंडमेंट हुई, अमाउंट जो है वो चेंज होगी 2002 में, और केविएट वेंडर का रूल आ गया इंस्टेड ऑफ केविएट एम्प्टर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है, केविएट एम्प्टर मीन्स केविएट वेंडर मीन्स, ठीक है। केविएट एम्प्टर और वेंडर क्या होता है? एम्प्टर होता है बायर बी अवेयर, ठीक है, कि बायर को सावधान होना चाहिए लेने से पहले। अब क्या है? सेलर बी अवेयर, वो सावधान होकर बेचे चीज़ें सेलर। तो वेंडर और एम्प्टर दोनों में डिफरेंस है, आगे डिटेल में सब चीज़ें। 2019 में अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट में बहुत बड़े चेंजेस हुए, इसीलिए हम 2019 की जो अमेंडमेंट है उसको अमेंडमेंट या संशोधन नहीं बोलते हुए हम क्या बोलते हैं, 2019 का एक्ट आया है, ठीक है। अब देखो 2002 में एक तो आपका जो लिमिट थी वो चेंज हो गई, आगे करेंगे हम। बिफोर 2002 कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कम नाप तोल देना, जमाखोरी, कालाबाजारी करना, या आपको जो है इंजरीज, कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया जिससे आपको इंजरी हो सकती है, जो अनफेयर है, बेसिकली अनफेयर है, वो सारी प्रैक्टिसेस। एमआरटीपी है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसमें आपकी दोनों आपका कवर होता था, इसमें मोनोपोली की भी प्रैक्टिसेस, अनफेयर की भी और रिस्ट्रिक्टिव की भी। 2002 में क्या हुआ, यूटीपी तो था ही था, रिस्ट्रिक्टिव का भी एक पोर्शन, एक पार्ट इसमें आ गया, यानी जो इनका जो स्कोप है 2002 में वो तो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। एमआरटीपी एक्ट खत्म हो गया था, कंपटीशन एक्ट आ गया था। अब इसमें मोनोपोली को जो ट्रेड को रोकती हैं वो सारी प्रैक्टिसेस आई, मोनोपोली ट्रेड को जो रोकती हैं। रिस्ट्रिक्टिव का एक पार्ट था ही, और जो आपका मर्जर और एमेलगमेशन, यानी यूटीपी पूरा का पूरा यहाँ से चला गया। तो बेसिकली इनका जो स्कोप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वो बड़ा हुआ। अब कई बार पेपर में पीजीटी में आपके क्या आता है कि विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के राइट में कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी भी आता है, पहले भी आता था और मे बी आए आगे, इजी सा क्वेश्चन है। टोटल 6 राइट है हमारे पास में। राइट टू सेफ्टी, कि कंज्यूमर को हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इसलिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो लेबर पे लिखी, जो लेबल होता है प्रोडक्ट का उस पर लिखी होती है, आपको ऐसे ऐसे लेना है, ऐसे ऐसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। राइट टू चूज़, आप उसको विकल्प दोगे, ऑल्टरनेट ऑप्शन दोगे आप उसे, वो उसमें से चूज़ करेगा, कंज्यूमर की इच्छा है वो चूज़ करेगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित करने का, आप उसे बताओगे कि भाई आपके पास में ये राइट है, कि आप उसे सूचना दोगे कि ये चीज़ ऐसी है, ये है। राइट टू बी हियर्ड, अगर उसको कुछ परेशानी, ग्रीवेंस, शिकायत आपके प्रोडक्ट से होती है
तो सुनने का अधिकार यानी हियर्ड का, सुनने का। राइट टू सिक रिड्रेसल, इसमें क्या है, ना कि केवल उन्हें सुना जाए, अगर गलती है सप्लायर की मैन्युफैक्चरर को तो उन्हें कुछ ना कुछ अमाउंट भी दी जाए, ठीक है, सिक रिड्रेसल, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके नुकसान को परिपूर्ण करती है, फुलफिल करती है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को आप क्या दोगे, कंज्यूमर को आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, जिसमें आपका जागो, ग्राहक जागो, उपभोक्ता जागरण करके एक मैगजीन है। टाइम टू टाइम सेमिनार्स, वर्कशॉप जो कंज्यूमर के लिए हों वो आएंगे। कौन कौन से, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हियर, ठीक है, राइट टू रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्काई HRE, ऐसा करके आप याद इसको रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो पहले वाला भी एक्ट कर रहे हैं हम 86 वाला, उसमें ये सब था, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो एक बार कर लेते हैं। अभी ये वाला जो था वो पहले वाले के अकॉर्डिंग था, इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। एक मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन काउंसिल से है और जो आपका नेक्स्ट है वो आपका कमीशन का है। तो ये अपना प्रीवियस जो एक्ट था ना उसके अकॉर्डिंगली है, एक बार कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो है एस्टेट में पहले यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एस्टेट में जो पहले यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो बन चुका है। देखो, सेंट्रल लेवल की कंज्यूमर प्रोटेक्शन और स्टेट लेवल की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन निकाल के एस्टैब्लिश करेगी, इसको स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है, इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश करेगी। कंपोजिशन, मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर्स अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री इंचार्ज कंज्यूमर अफेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट का इसका चेयरमैन होगा। मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर का यानी उपभोक्ता मामलों का जो प्रभारी होगा वो इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। चेयरमैन, याद रखना ये वर्ड जो मैं हाईलाइट करा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन होगा। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे कुछ जो डिटरमाइन किए जाएंगे किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। काउंसिल विल कंपोज 150 मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पर दीज मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 मेंबर्स, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। और इसमें कितने होंगे जी, 150 होंगे। चेयरमैन, मिनिस्ट्री इंचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स का, मिनिस्ट्री इंचार्ज स्टेट गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर का, और यहाँ पर जो टॉप पर्सन है वो है चेयरमैन। वहीं आप रिड्रेसल में जाओगे तो वहाँ हो जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म ड्यूरेशन इसकी 3 साल तक होती है, इसकी कोई फिक्स टर्म गिवन नहीं है। वैकेंसी खाली होंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फुलफिल करेगी सेम क्वालिटी स्किल्स वाले पर्सन के साथ में। प्रोसीजर मीटिंग का कम से कम एटलीस्ट 1 मीटिंग होना तो ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 मीटिंग होगी ही होगी, ठीक है। टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग डिसाइड बाय द चेयरमैन, एंड टाइम एंड प्लेस जो है मीटिंग का, टाइम एंड प्लेस वो कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा। कितनी भी मीटिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बट कम से कम 2 मीटिंग हर एक साल में होनी चाहिए। यहाँ 1 और यहाँ 2 मीटिंग कम से कम हर एक साल में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए, ठीक है। और ये है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द राइट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको जो याद रखने वाली बात है, एक तो चेयरमैन की बात है आपको, ठीक है, चेयरमैन कौन होगा। प्लस में एक जो चीज़ है वो ये है कि इसमें 150 उसमें 10 मेंबर थे, यहाँ पर 2 मीटिंग और यहाँ पर 1 मीटिंग है ईयरली, ठीक है। दोनों का ऑब्जेक्टिव ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। डन, क्लियर, ठीक है। टर्म्स इसकी 3 साल है, इसकी अभी डिफाइन नहीं है। देन रिड्रेसल पे आओगे ना बेटा जी तुम, तो 3 टाइप की हमारी रिड्रेसल एजेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड
नेशनल कमीशन। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की जगह डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था पहले वाले में। एस्टैब्लिशमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 1993 से स्टार्ट हो गया था ये कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक होनी चाहिए, वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ये फिक्स था ये। और करेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी आपकी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो नंबर ऑफ मेंबर्स में आता है। ये वाला पोर्शन अब चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसकी जो लोकेशन है वो नेशनल वाली की न्यू दिल्ली होती है। कंपोजिशन, पर्सन, क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो प्रेसिडेंट होगा। 2 अदर और 1 विमेन इसमें होंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? इसका तो सेम, ये चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो तुम ये पुराने वाली मत करना, मैंने न्यू वाली इंक्लूड कर रखी है। यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि जो आपका प्रेसिडेंट है, यहाँ पर एक तो मेन पर्सन ना आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, और वो जज की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जज, हाई कोर्ट की और सुप्रीम जज की क्वालिफिकेशन के टाइप का पर्सन होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी ये वाली तुमने नहीं करनी है, ठीक है, कि सिलेक्शन कमेटी में क्या है, हाँ 1 विमेन होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, बट सिलेक्शन कमेटी की तुम्हें नहीं करनी है, ये वाला पॉइंट। ईयर का करते हैं, ईयर में अभी कोई चेंजेस है नहीं, जो मेंबर्स हैं वो 5 और 65 ईयर्स के, 67 और 5 ईयर में से जो भी अर्लियर है, मतलब मान लो कोई पर्सन है वो क्या हुआ है अभी 65 की एज में ही अपॉइंट हुआ है, तो ये नहीं है कि वो 5 साल काम करेगा, वो 67 पर रिटायर हो जाएगा। अगर कोई पर्सन इससे पहले का है 40, 45, 61 का, तो मैक्सिमम 5 ईयर मीन्स 5 साल या 67 साल, यानी 67 ईयर और 5 ईयर में से जो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वही होगा। देन पर्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका जो है वो इसका चेयरमैन या प्रेसिडेंट है, नॉमिनेटेड बाय, ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं सारे, कि जो इनको सिलेक्ट करेगा मेंबर्स को और प्रेसिडेंट को, उसमें क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक पर्सन है, एक लेबर, अच्छा ये क्वेश्चन आया था कि जो सेक्रेटरी है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ से एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो मेंबर होगा। ये बहुत मतलब जो सिलेक्शन कमेटी का ये पूछा गया। अब यहाँ पर जो ईयर है आपका वो 70 और 5 ईयर है, 65 एंड 5, 67 एंड 5, 70 एंड 5। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, ठीक है। रेजिग्नेशन, ओनली मेंबर कैन सबमिट द रेजिग्नेशन इन राइटिंग, राइटिंग में कर सकते हैं, वो रिजाइन कर सकते हैं प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब जो मेन बात है, जो लिमिट चेंज हुई, पहले जब 1986 में ये एक्ट आया तो 5 लाख तक के जो मैटर थे ना वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आते थे, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा के आपके किस में आते थे, स्टेट कमीशन में, और आपके 5 लाख से आपके ये मान लो कि 1 करोड़ तक के जो मैटर थे, 1 करोड़ 1 CR, वो आपके 1986 में किस में आते थे, आपके नेशनल कमीशन में। अभी मैं मार्कर इसमें चेंज कर रही हूँ ताकि आप याद रहे आपको। फिर जो 2002 में अमेंडमेंट हुई उसमें 20 लाख तक के जो मैटर हैं वो किस में आने लग गए, आपके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, इसमें 20 लाख से ऊपर के आने लग गए, और इसमें कितने आने लग गए आपके अप टू 10 करोड़, ठीक है, यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तो यही हो गया था, देन 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक के जो मैटर हैं वो इसमें आने लग गए, अप टू 10 करोड़ के मैटर। क्लियर होगी बात, ठीक है। एक ब्रैकेट अगर हम इसकी बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, 10 से ऊपर और 20 से नीचे अप टू 20। 2019 में क्या हुआ है, एक बार मार्कर और चेंज करते हैं। 2019 में आपका 1 करोड़ तक के जो मैटर हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, 1 करोड़ से ज़्यादा पर 10 करोड़ तक के जो मैटर हैं आपके 1 to 10 करोड़ वो आपके किस में आएंगे, स्टेट कमीशन में, और नेशनल कमीशन में अबोव 10 करोड़ आपके नेशनल कमीशन में आएंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अभी मैम ये याद रखने हैं, ये बेटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2019 का
और जो 2021 में चेंज हुआ है वो आपको याद रखना है। पेपर में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने आंसर देना है। अगर आपको इस फॉर्म में पूछा गया तो आप 19 के अकॉर्डिंग दोगे, अगर आपको पूछा गया 2 करोड़ के उसमें, वो मैं बताऊंगी 2021 के अकॉर्डिंग, तो आप उस फॉर्म में आंसर दोगे। आपको रिसेंट डाटा करना है। सुनो, रिसेंट डाटा में 2019 के अकॉर्डिंग 1 करोड़ तक के जो मैटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के जो मैटर है वो स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर के जो मैटर हैं वो आपके किस में आएंगे, आपके नेशनल कमीशन में। फिर है अपील। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से सहमत नहीं हो तो स्टेट में आप अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज, 15 डेज अगर आप वैलिड रीज़न देते हो उसके साथ में, 30 डेज ये ऐड ऑन होंगे। ठीक है, ये एक क्रक्स बता दिया आपको। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर ईयर का क्रक्स नीचे है, यहाँ तक ये पुराना एक्ट है आपका। ठीक है, अब आपका जो न्यू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग यानी 2019 के अकॉर्डिंग आपकी रिड्रेसल मशीनरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न्यू चेंजेस, ठीक है, स्टेट और HPSC बहुत के लिए। तो मार्कर मैं चेंज कर लेती हूँ। देखो, कंज्यूमर जो है आपके प्रोटेक्शन मीन्स कंज्यूमर के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन करना प्रोड्यूसर और सेलर से। ठीक है, सम लीगल प्रोटेक्शन और वेरियस एक्ट्स हैं। पहले तो ये पूरा एक्ट 2019 का अब स्टार्ट होगा। यहाँ पर पहले आपको इन सब का पता होना चाहिए। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था नेट में इनका सीक्वेंस सेट करने का, तो सीक्वेंस का क्वेश्चन आ सकता है इनका। मे भी ये पूछ लिया जाए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब आया, 55 में, 56 में, 57 में, 58 में। तो रिलेटेड टू सारे एक्ट एक बार गो थ्रू करने जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स 1930 में आया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल कमोडिटी यानी ज़रूरी सामान 1955 में आपका आया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रेड करना एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को और उनकी मार्केटिंग करना 1937 में। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन तो 54 में। फूड अडल्ट्रेशन का यानी जो भोजन में मिलावट वगैरह है उससे रोकने का 1954 में। द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर 1976 में। ट्रेडमार्क एक्ट 99 वाला अपडेट हुआ था 2002 में। कंपटीशन एक्ट MRTP 6970 का 2002 में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपका ISI की जगह पर आपका 2016 में। ठीक है, ये सारे आपके एक्ट हैं जो कंज्यूमर से रिलेटेड है। एक दो बार गो थ्रू कर लेना, आंखों से एक बार निकाल देना, ठीक है इनको, क्योंकि देयर इज अ चांसेस, बहुत रेयर चांसेस, बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए, फिर भी हम स्कोप क्यों छोड़े, तो एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। देन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका कवर करता है सभी टाइप के इंस्टीट्यूशंस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड कोऑपरेटिव्स, सभी से रिलेटेड जो कंज्यूमर्स के मुद्दे हैं उन सबको ये क्या करता है बेटा, कंसीडर करता है। कंप्लेंट का क्या सिस्टम है यहाँ पर, 2019 के अकॉर्डिंग 3 मंथ में आपको जो आपके साथ कोई भी सिनेरियो हुआ है उस सिनेरियोस के विद इन 3 मंथ आपको कंप्लेंट फाइल कर देनी चाहिए। ठीक है, और व्हेन देयर इज अ नीड टू टेस्ट द प्रोडक्ट, और जब आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करने की नीड है, जब आपको टेस्ट करना है प्रोडक्ट को, तो 5 मंथ के अंदर आपको फाइल कर देनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। कंज्यूमर डे, कंज्यूमर जो डे है आपका मार्च 15 मार्च को आपका कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन पहले आ भी चुका है कंज्यूमर डे वाला। क्वालिटी मार्क्स पूछ लेता है कई बार, तो देखो ISI जो है आपका, ISI का मार्क वो आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स पे होता है। एग मार्क आपका एग्रीकल्चर के गुड्स पर होता है, सबको पता ही है। EPFO या FSSAI आपका फूड प्रोडक्ट्स पे होता है। हॉलमार्क आपका ज्वेलरी पर होता है। ठीक है, अब मैंने कुछ सिंबल बनाकर बता भी रखे हैं। ठीक है, ये जो है आपका मानक पथ प्रदर्शकः, ये आपका हॉलमार्क है। किसके लिए है ये आपका ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल के लिए है।
यहाँ पर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, एगमार्क ऐसा कुछ लिखा हुआ, ये वाला जो है आपका, और इसमें इस टाइप का साइन है, ये आपका एगमार्क है जो एग्रीकल्चर के गुड्स के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज और लाइव स्टॉक के लिए होता है। देन आपका एफपीओ जो है आपका, वो आपका फूड प्रोसेसिंग यानी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए है, वेजिटेबल्स के लिए है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन है आपका ISI। अब ISI का जो मार्का है वो इस टाइप से, जो इसका मार्का है यानी कि ये है, ठीक है, इस टाइप से ये जो ISI का मार्का है, और फिर इसके यहाँ पर पूरी बाउंड्री है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको मार्का पता होनी चाहिए कुछ, तो ISI जो है आपका वो इलेक्ट्रिकल गुड्स पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कि कंज्यूमर जो है आपका वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो साइन है ना अर्थ का और दोनों साइड्स में, ये है अर्थन पिक्चर, जो कि सिग्निफाई करता है कि प्रोडक्ट्स जो है आपके आजकल जो एक कंटेंट है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारे गुड्स हैं, ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग वगैरह पर बेस्ड है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली आपके गुड्स हैं। ये मार्का एक बार देख लेना। देन है 3 टायर्ड जुडिशियरी या मशीनरी। अब आपको जो रिड्रेसल का जो डाटा याद रखना है, वो डाटा ये वाला याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट आपके है, ठीक है। पेपर में अब इसके अकॉर्डिंग पूछेंगे क्योंकि अभी हमारा 24 चल रहा है, पहले क्वेश्चन हो सकता है 86 में से भी आते थे, तो इसीलिए मैंने कंबाइन आपको दोनों सिनेरियो डिटेल से, बेस से क्लियर हो मैंने रखे हैं। 19 में था, अब जो क्वेश्चन है वो इसमें से बनते हैं और यहीं से पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए अब 2024 के अकॉर्डिंग आप करोगे। 3 टायर जुडिशियल मशीनरी, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग टू 2019 एक्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, DCDRC। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको एस्टैब्लिश करती है। 1 प्रेसिडेंट है जो कि क्वालिफाइड होगा डिस्ट्रिक्ट जज के, नॉट मोर देन लेस देन 2 मेंबर्स, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, यानी 1 प्रेसिडेंट प्लस में 2 अदर मेंबर्स, 3 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो मेंबर्स हैं मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से ये अपॉइंट किए जाएंगे। इन 2019 जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है एंटरटेन करता है कंप्लेंट्स और वैल्यू रिगार्डिंग द गुड्स, यानी कि वो सभी सामान की जो जुरिस्डिक्शन या सुनवाई या आपको मुआवजा प्रदान करवाएगा जिनकी वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ तक की है, अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। अपील अगर आप यहाँ से सहमत नहीं हो, आप हायर लेवल पर स्टेट कमीशन में कर सकते हो विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, SCDRC, ठीक है, स्टेट कमीशन। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप 1 स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक इतना एस्टैब्लिश करना पड़ता है जिसको हम स्टेट कमीशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका मतलब ही स्टेट ही है, इसलिए मैं साइड में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। अब यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर एक प्रेसिडेंट है जो कि ऑफकोर्स स्टेट है तो हाई कोर्ट के जज के बराबर जो इक्विवेलेंट योग्यता रखता हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है, और नॉट लेस देन 4 मेंबर, और कम से कम 4 मेंबर हैं, इसमें भी 5 हैं। पहले ये जो 4 का था वो सुप्रीम कोर्ट में ही था सिर्फ, अब स्टेट में भी 4 का कर दिया है, यानी कि 5 मेंबर हैं टोटल, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये कौन रखेगा, आपकी टोटल 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। मामले कितनी वैल्यू तक के ये एंटरटेन करेगा, 1 करोड़ के वहाँ आगे थे, 1 करोड़ के तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही आगे थे, 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक अप टू 10 करोड़ के जो मैटर है वो ये हैंडल करेगा। अपील इससे सहमत नहीं हो आप तो इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो इसमें अपील कर सकते हो।
और अगर आप स्टेट कमीशन से भी सहमत नहीं हो तो आप किसमें, नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो विद इन दी 30 डेज। ठीक है, विद इन दी 30 डेज ये रहा। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी सहमत नहीं हो तो ऑर्डर मिलने के, स्टेट कमीशन से ऑर्डर मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन में अपील डाल सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या नेशनल कमीशन, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, कंप्लेन जो है, इस पहली बात कंपोजिशन इसमें है कौन कौन, एक प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, ये डायरी के पेजेस हैं, इसको एक बार इग्नोर करना बेटा। ठीक है, प्लस में 4 दूसरे मेंबर्स। ठीक है, और यानी कि टोटल 5। ठीक है, ये एक चेंज है, यानी अब स्टेट में भी 5 है टोटल, यहाँ भी 5 है। फीमेल यस होनी चाहिए, एक फीमेल। ठीक है, अपील इन केस द अग्रीव्ड पार्टी, यानी जो कि पार्टी जिसको सहमत नहीं है जो डिसीजन से, वो केस कर सकती है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है विद द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन, ही कैन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से या डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सहमत नहीं है, अब पता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का नाम बदल के भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नाम रख दिया, तो स्टेट में, स्टेट से नहीं है नेशनल में। अब नेशनल से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, बस ये लास्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन दी 30 डेज। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये जो मैटर है, प्रिक्यूनरी जो लिमिट है, वो कब तक के कितने हैंडल करेगा, 10 करोड़ से ज़्यादा के। चीज़ें समझ में आ रही है तुम्हारे? 1 करोड़ तक के जो मैटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल करेगा। 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ तक के जो मैटर है, 1 से ज़्यादा और 10 से कम या अप टू 10, वो आपका डिस्ट्रिक्ट की जगह पर यहाँ पर आपका आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट। और फिर नेशनल जो है आपका वो 10 करोड़ से ज़्यादा के मुद्दे हैंडल करेगा। अब जो चेंजेस, जो अमेंडमेंट हुए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रूल 2021 के अंदर, वो नोट करो। अगर पेपर में आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि ये क्लैरिफाई नहीं है, पिछले एग्जाम्स में ऐसा हुआ है, तो समझ लेना 2019 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तब आपको ये इसमें से आंसर देना है। अगर आपको पेपर में 50 लाख और 2 करोड़ तक का अमाउंट ऐसा आता है, तो यानी कि वो आपसे 2021 में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। तो 50 लाख तक के जो मैटर है, देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2021 में रूल्स निकालकर चेंजेस किए। 2020 में डिसीजन लिया गया, 2021 में ये रूल्स बनाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2021 रूल या 2021 रूल्स। 50 लाख तक के जो मुद्दे हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 50 लाख से 2 करोड़ तक के मुद्दे हैं स्टेट कमीशन में, और 2 करोड़ से ज़्यादा के जो मुद्दे हैं वो नेशनल कमीशन में। 50 लाख के डिस्ट्रिक्ट में, 50 से 2 करोड़ स्टेट में, और 2 करोड़ से ज़्यादा के जो है वो नेशनल कमीशन में। ठीक है, ये चेंजेस किए गए हैं। अब आपको सिर्फ ये वाला और ये वाला डाटा याद रखना है। पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता चल जाएगा ऑप्शन देखकर कि अगर 10 करोड़ 1 करोड़ इसकी बात हो रही है, दैट मीन्स 19 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो आप वैसे आंसर दो। अगर 50 लाख 2 करोड़ है तो दैट मीन्स 2021 में जो रूल हुए उसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। ये जो है आपके चेंजेस प्रॉपर हुए थे, मैंने लिख रखे हैं रिसेंटली। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर देना, ठीक कर लेना। रिसेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन रूल 2021 निकाले गए। इसमें क्या हुआ, ये जो रूल्स है ना, इसमें क्या हुआ कि स्टिपुलेट यानी फिक्स कर दिया गया कि प्रिक्यूनरी यानी कि जो आपकी प्रिक्यूनरी लिमिट है, जिसमें अमाउंट या वैल्यू ऑफ गुड्स है, ठीक है, हर एक टायर और कमीशन के लिए ये फिक्स किया गया। क्या फिक्स किया, क्या की पॉइंट थे कि वही पहले 1 करोड़ से कम था, अब इसमें 50 लाख से कम, 1 करोड़ से कम या अप टू 1 करोड़ हटा दिया, अप टू 50 लाख और 50 लाख से कम के मुद्दे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 50 लाख से ज़्यादा जो कि पहले इतना था स्टेट कमीशन,
2 करोड़ से ज़्यादा, जो कि पहले 10 करोड़ था, नेशनल कमीशन। और ये वैलिड सोर्स है आपका PIB का। क्लियर हो गई बात? ठीक है। पेनल्टी जो है आपकी, पहले की पेनल्टी ये थी, ठीक है, पहले की पेनल्टी यानी 1986 की थी। अभी ये पेनल्टी आपको नहीं करनी है, अभी आपकी जो इसमें पेनल्टी है वो वाली करनी है। क्लियर हो गई बात? ये कंप्लेन प्रोसीजर वगैरह है, ठीक है। ये आपका जो है ये कंप्लेन प्रोसीजर, जब आप देखो कंप्लेन जो है आपका दायर करने का जो था वो 3 मंथ और 5 मंथ है। यानी कोई ऐसा केस है आपका जो जिसमें कि आप 3 महीनों के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेना है, जिसमें आपको आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो आप 3 महीनों के अंदर अंदर फाइल कर सकते हो। और कुछ ऐसा है आपका कि जिसमें आप क्या करते हो, आपको लग रहा है कि टेस्ट वगैरह लैब टेस्टिंग की नीड है, तो आप 5 महीनों के अंदर अंदर यानी कि 5 मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाल देना। लेकिन जब कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट पहुंच जाएगी तब का प्रोसीजर ये है कि विदाउट लैब टेस्टिंग वाले में 12 मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट्स आपको बता दिए जाएंगे, और जिसमें लैब टेस्टिंग होगी उसमें 15 महीनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट बताए जाएंगे। अब केविएट वेंडर क्या है? लेट द सेलर बी अवेयर। यानी कि अब ये बोला जाता है कि जो सेलर है वो कम से कम अवेयर हो। अब सेलर जो है, ये नहीं है कि उपभोक्ता जागरूक रहे, अब विक्रेता जागरूक रहे, यानी सेलर बी अवेयर। वो आपको एक्सपायरी डेट वगैरह देखकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर आपको गुड्स देगा। अदरवाइज सेलर और प्रोड्यूसर दोनों के ऊपर ही क्लेम किया जा सकता है। कैवेट एम्प्टर क्या था? कैवेट एम्प्टर में क्या है, पहले था ये बायर बी अवेयर, ठीक है। ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में चलता है कि बायर जो है उपभोक्ता जागरूक रहे, अगर वो कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स का और सब चीज़ें देख परख के वो ले, ठीक है। तो ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में था। ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका ये वाला चलता है। कंप्लेन ये हो गया। देन इसके बाद 2019 का, तो 2019 का कुछ डाटा है। पहले कोई भी एक्ट आपका बनता है, एक्ट बनने के बाद अगर कुछ भी कमीशन एस्टैब्लिश किया जाता है, जो सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी एस्टैब्लिश की है, वो आपकी जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी में आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी में आती है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बिल है, पहले आप बिल देते हो, ठीक है, किसमें? लोअर हाउस में, अपर हाउस में। देन उसके बाद प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देता है, अपनी असेंट दे देता है, ठीक है, तब वो बिल एक्ट बन जाता है। तब वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। उस टाइम पर मिस्टर रामविलास पासवान थे। 8 जुलाई 2019 को इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है, और पास द लैंडमार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल्स, और 6 अगस्त 2019 को इस बिल को जो है वो पास कर दिया गया। देन इसके बाद बिल से एक्ट बना आपका 2019 का एक्ट, ठीक है। फिर इसमें एक आपकी अथॉरिटी जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक बॉडी एस्टेब्लिश की गई। ये बॉडी आपकी एक्ट के दौरान बनी है, तो ये क्या होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बनती है, एक जो ऑटोनमस जिसको कैबिनेट मिनिस्टर चलाते हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि आपकी क्या होगी? एक्ट के दौरान। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर्स इसमें याद करना ज़रूरी है, और ये चैप्टर आपको ऑफिशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के गज़ेट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 जो है आपका वो आपकी अथॉरिटी के बारे में है इस एक्ट का। चैप्टर 2 जो है वो प्रोटेक्शन काउंसिल से रिलेटेड है। चैप्टर 4 जो है आपका वो रिड्रेसल एजेंसीज में से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें तीनों रिड्रेसल एजेंसीज हमने ऊपर पढ़ी हैं। टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है उसने पूर्ण तरीके से रिप्लेस कर दिया है 1986 के एक्ट को, तो इसको हम अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे। ये एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लॉ है 2019, ठीक है। 2, 3 और 4, 2 में आपका प्रोटेक्शन काउंसिल्स, 3 में आपकी अथॉरिटी और 4 में आपका रिड्रेसल एजेंसीज है, ठीक है। फीचर्स ऑफ न्यू एक्ट भी करेंगे, और इसमें साथ साथ जो बाकी के 5, 6, 7, 8 चैप्टर बच गए वो भी बताए जाएंगे। देखो चैप्टर 2 है ये पूरा आपका, ठीक है।
चैप्टर 2 है। और चैप्टर जो 5 है आपका वो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। चैप्टर 5 जो है आपका वो क्या है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर। एडीआर आपके चैप्टर 5 में है, यहीं पर लिख लो इसको। चैप्टर 5 में आज तक इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन इसके 8 चैप्टर हैं। 8वां जो है वो मिसलेनियस है। फर्स्ट में आपका इसका इंट्रोस्कोप वगैरह है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर्स आप लिख लो, इसको कहीं भी किसी भी बुक में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जब 5 का हो गया, इसके बाद आपका 6 और 7, ठीक है। 6 जो आपका है वो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड, और 7 जो है आपका वो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और पेनल्टी से रिलेटेड। इसकी पेनल्टी का क्वेश्चन नेट में आ चुका है, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपसे पूछा जाए, और एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स मांगना। 6 जो है वो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का है, और 7 जो है आपका पेनल्टी का। तो ये सारे के सारे इसमें चैप्टर्स हैं 8। दोबारा से करते हैं। फर्स्ट जो मीनिंग स्कोप वगैरह का है, इसको फर्स्ट को छोड़ो। सेकंड जो प्रोटेक्शन काउंसिल का, थर्ड में आपकी एजेंसीज हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सीसीपीए जो एजेंसी है आपकी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो किस में है, चैप्टर 3 में है। 4 में आपका रिड्रेसल एजेंसीज हैं। 5th में आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। 6th में आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी है, एंड 7th में आपका जो है पेनल्टी वगैरह है, सजा 7, ठीक है। तो सजा यानी कि 7, ऐसा आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है आपका 8 में आपका मिसलेनियस है। फीचर्स ऑफ न्यू एक्ट, यानी कि नए एक्ट के क्या क्या फीचर्स है। तो न्यू एक्ट में आपकी ब्रॉडनिंग द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर की डेफिनेशन बढ़ा दी है, इसमें पढ़ेंगे अभी आगे। अब जो है कंज्यूमर को ये नहीं है कि अपनी फिजिकल बाउंड्री में ही वो अपनी कंप्लेन दे सकता है, वो सीसीपीए की साइट पर जाकर ई फाइल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। अपनी जो ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है वो इसमें आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कंप्लेन को फाइल इसमें कर सकते हैं। एक कंज्यूमर जो है सेंट्रल कंज्यूमर, ये कंज्यूमर है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं ये, इसको आप ठीक कर लो। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। 4th है कंज्यूमर जो राइट्स हैं वो भी बढ़ा दिए, 6 राइट्स है और इसमें ऐड ऑन कर दिया गया। अब कंज्यूमर कहीं से भी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं हिसार, भिवानी, दिल्ली में हूँ तो मैं सिर्फ उसी एरिया में ही कर सकती हूँ, ठीक है। आप कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी कंप्लेन ऑनलाइन दायर कर सकता है। 6 कंपेंसेशन, कंज्यूमर को कंपेंसेशन मुआवजा मिलेगा प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर सेक्शन 235 में, ठीक है। और प्रोटेक्ट किया जाता है कंज्यूमर को एज अ क्लास। सुनवाई की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी, ज़रूरी नहीं आप फिजिकल हो, यानी पूरा का पूरा डिजिटल ऑनलाइन जो है सिस्टम इसमें कर दिया। और ये भी कंज्यूमर को जानने का अधिकार है कि क्यों उसकी कंप्लेन को रिजेक्ट किया गया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये तो हमने पढ़ भी ली थी और इसमें बढ़ा भी दी हैं कुछ चीज़ें। पेनल्टीज़ क्या क्या है, फिर रिड्रेसल वाला पूरा कर चुके हम। मीडिएशन यानी मध्यस्थ, ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपका आपस में सुलझारा हो सकता है तो आप एक डिस्प्यूट सुलझारा करवाने के लिए झगड़ों को एक मीडिएटर का हेल्प ले सकते हो। ये प्रोविज़न रख दिया कि आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट आओ, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप एडीआर यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कराकर एक मध्यस्थ को नियुक्त करके अपना सुलझारा कर सकते हो। प्रोटेक्शन काउंसिल्स, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आई। अब इसमें कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है वो देखो इंक्रीज़ की गई, ठीक है। कंज्यूमर की डेफिनेशन जो इंक्रीज़ की गई है, थोड़ी सी लेंदी क्लास रहेगी, ठीक है, 9 तक ये आपकी चलेगी। कंज्यूमर में अब वो पर्सन आता था पहले जो सिर्फ खरीदता है और गुड्स को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें रीसेल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो यू आर नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही नहीं हो। कमर्शियल पर्पज़ का मतलब आप अपने सर्वाइवल के लिए उस गुड्स को ले रहे हो कि आप आगे उसे बेचोगे, आप अपने अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड के लिए उसको ले रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इट कवर ट्रांजैक्शन थ्रू ऑल मोड्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और कंज्यूमर को की गई हैं तो वो इसका पार्ट है, ठीक है। CDRC ये आपका 20 लाख वगैरह का ये बता दिया है ऊपर ही कि 2021 के रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई। अब जो डिस्ट्रिक्ट अपील है वो आपकी स्टेट
जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन देखेगी स्टेट को, नेशनल देखेगी, फाइनल अपील को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। चैप्टर 2 में आपकी प्रोटेक्शन काउंसिल्स है जो कि तीनों लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल में। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बुक्स में आपकी प्रोटेक्शन काउंसिल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल 2019 का जो एक्ट आप डाउनलोड करोगे तो उसमें गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि कंज्यूमर्स के राइट्स को और कंज्यूमर को प्रमोट और प्रोटेक्शन करने के लिए कंज्यूमर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्ट्री इंचार्ज होगा वो इसका चेयरमैन रहेगा। 1 मीटिंग होनी चाहिए, स्टेट जो है उसकी 2 मीटिंग होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ये इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर दोनों में ही मिनिस्ट्री इंचार्ज होगा, स्टेट पे और आपका स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पर, लेकिन यहाँ कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट का वो इसका चेयरमैन होगा। ठीक है, और मीटिंग दी क्राइटेरिया सेम एज द स्टेट, एटलीस्ट 2 मीटिंग इसमें होनी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में 2 मीटिंग और सेंटर में 1 मीटिंग होनी चाहिए। इसमें कलेक्टर चेयरमैन है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी का नाम है चेयरमैन, वहाँ प्रेसिडेंट था। ठीक है, देन है आपका यूटीपी। अब यूटीपी का जो एरिया है वो ब्रॉड किया। यूटीपी के एरिया में क्या आया कि अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, आप अपने कंज्यूमर की लीक नहीं कर सकते। आपको वो अगर आप शेयर करते हो तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, और आपके ऊपर क्लेम किया जा सकता है कंज्यूमर द्वारा, कुछ गलत फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो गुड्स को। ठीक है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेक अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। अगर आप मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो भटका रही है, आप कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, बड़े बड़े क्लेम कर रहे हो, वास्तव में वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, कंज्यूमर को धोखा दे रहे हो आप। मैन्युफैक्चर कर रहे हो कुछ सुपीरियर गुड्स का, ठीक है, जो कि मतलब गलत है, खतरनाक या सेधने वाला गुड्स। नॉट इशूइंग बिल, आप सामान दे रहे हो लेकिन कैश मेमो या फिर बिल्स वगैरह आप नहीं दे रहे हो। रिफ्यूज़ कर रहे हो आफ्टर सेल सर्विसेज को। ठीक है, और डिफेक्टिव गुड्स आप दे रहे हो। परमिट कर रहे हो होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स टू रेज देयर कॉस्ट, यानी आप वही जमाखोरी कर रहे हो ताकि हम स्टोर करके रख लें और अननेसेसरीली उस गुड्स की डिमांड बढ़े तो उसका प्राइस बढ़ जाए। ये सारी की सारी चीज़ें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। एडीआर क्या है, चैप्टर 5 में है, सिंपल है। ये बोलता है, ये जो मैंने बात लिख रखी है ना, यही एडीआर है। ये क्या बोल रहा है, एडीआर ये बोलता है कि आपको क्या करना पड़े। कोर्ट में डील करने में समय लगता है, पैसा लगता है, प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी होती है। इसलिए नए अधिनियम में मध्यस्थ या मीडिएटर, जो कि दोनों ही पार्टी जिस मीडिएटर पर सहमत हों, ठीक है, कंज्यूमर भी और सप्लायर भी, वो मीडिएटर आप रखो और वो आपका झगड़ा सुलझा देगा। आपको कंज्यूमर कोर्ट तक आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो प्रेशर्स है कंज्यूमर कोर्ट्स पर, ये कम करते हैं। देन है आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी। ये बोल रहा है अब सिर्फ और सिर्फ सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, जिसने बनाया है प्रोड्यूसर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इवन जो उनके ब्रांड एम्बेसडर है ना, जो एडवर्टाइजमेंट में या कुछ भी गलत उनके खिलाफ प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज़ में गलत है और वो अच्छा बता रहे हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सहयोगी है। तो यहाँ पर ये तीनों पर्सन ही अब क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ये बोलता है कि इट मीन्स लायबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर और सेलर टू कंपेंसेट ए कंज्यूमर फॉर एनी हार्म और इंजरी। यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, इन सब की क्या है भाई, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये क्या करें, अगर कंज्यूमर को आपके डिफेक्टिव गुड से नुकसान होता है तो ये इसको ठीक करें। नाउ नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल बट एग्रीगेटर्स, जितने भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, रिटेलर, जितने भी पर्सन इंक्लूड हैं वो सभी के सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे प्रेशर कुकर अगर आपका एक्सप्लॉयड होता है या डिफेक्ट होता है तो पहले जिससे आपने खरीदा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप उसी पर इंजरी के लिए कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपको सिर्फ इंजरी का मिलता, और अब आप 1986 के जो एक्ट है उसमें सिर्फ कॉस्ट का मिलता है। अब आपको कॉस्ट प्लस इंजरी, और आपको कोई नॉर्मल कोर्ट या सिविल कोर्ट के थ्रू ही आप ले सकते थे ये, अब आप कंज्यूमर कोर्ट्स के थ्रू भी ले सकते हो। और सारे के सारे पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी एग्रीगेटर्स जो हैं, वो उनके ऊपर प्रोडक्ट लायबिलिटी है। सिंपली बात ये है, प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब आप सामान दे रहे हो, आप उसका प्रचार कर रहे हो, सभी पार्टी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी प्रोडक्ट्स को अच्छे से जांच परख के दो। ठीक है, अगर कुछ भी गलत आप सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स
आप क्या कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो, फिर उसकी जांच होगी। देन है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड पेनल्टीज। अब ये क्या है, ये बोलता है कि अगर कोई इंडोर्सर्स है या कुछ ऐसा पर्सन है जिसको बता दिया गया कि भाई तू जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो प्रोडक्ट गलत है, स्टिल वो कंटिन्यू कर ही रहा है और कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहा है, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगती है अप टू ₹10 लाख ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एन इंडोर्सर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में ऑल्सो सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years। और यहाँ पर क्या है, CCPA ने बोला है कि जेल भी हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना और 2 साल की जेल, ठीक है, 2 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उन पर। इफ ऑफेंस अकर सब्सिक्वेंटली, यानी कि अगर फिर से सब्सिक्वेंटली मतलब दोबारा से वो रिपीट किया जाता है, उनको बता दिया एक बार, उन पर फाइन लग गया, स्टिल वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइन जो है वो 50 लाख तक का हो जाएगा और जेल जो है वो इम्प्रिजनमेंट 5 year की हो जाएगी CCPA में। और इसके साथ साथ उन पर रोक भी लगा दी जाएगी कि आप कम से कम 1 साल तक किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। और अगर मान लो वो फिर भी ये काम कर रहे हैं तो जो रोक की अवधि है वो भी 3 साल कर दी जाएगी। देखो 3 पेनल्टी है यहाँ पर। एक आपको स्टॉपेज किया जा रहा है, ठीक है, अगर आप एक बार करते हो तो 1 साल के लिए आप नहीं कर सकते, अगर आप दोबारा करते हो तो आप 3 साल के लिए नहीं कर सकते। एक आप पर फाइन लग रहा है तो फाइन पहली गलती पे 10 लाख है, दोबारा रिपीट करते हो 50 लाख है। एक आपकी इम्प्रिजनमेंट है, पहले 2 साल है, फिर आपकी 5 year है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब क्योंकि ये है कि जो कंज्यूमर्स है वो सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस वजह से अब वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट पार्ट ऑफ योर टूडेज क्लास बहुत लेंदी लेकिन इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास, है ना, ये बात आप मानोगे और ये आपके पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास जो आपकी इंटरेस्टिंग थी, इसमें लास्ट जो डिफरेंस करते हैं कि पहले कोई भी रेगुलेटर नहीं था 1986 में। लेट मी चेंज द मार्कर, मैं एक बार चेंज कर लूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो 2019 का एक्ट है, इसमें तो भाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, किसमें है, चैप्टर 3 में। ठीक है, कंप्लेंट जो है आपकी कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ पर सेलर्स या डिफेंडेंट या ऑफिसेज हैं वो लोकेटेड है, आप वहीं कर सकते थे, आप एनीवेयर कहीं से भी कर सकते हो। प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रोविज़न नहीं था। ठीक है, कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट द कंज्यूमर कोर्ट। सिर्फ जो सिविल कोर्ट था उस पर इंजरी होने पे, प्रेशर कुकर फटने पे वहीं पे अप्रोच कर सकते थे, कंज्यूमर पे नहीं। यहाँ पर है, यहाँ पर एक और बात, एग्रीगेटर्स रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ई कॉमर्स और ऑनलाइन मीडिया के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो, तो पहले वाले में ये नहीं था। लिमिट डेफिनेटली चेंज हुई है। ठीक है, और इसमें ई कॉमर्स का प्रोविज़न नहीं था, इसमें है। इसमें ADR मीडिएटर का नहीं था, इसमें है। मीडिएटर का चैप्टर 5 था, प्रोडक्ट लायबिलिटी का चैप्टर कितना था बेटा जी, 6 था। लास्ट है आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन या क्रक्स यही है कि जो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इवन हमारे बिजनेस में ही बोला जाता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, और अब जो है केविएट वेंडर की जो है वो अप्लाई होगा, ना कि केविएट एम्प्टर। पेनल्टी जो है वो ओवरऑल क्या होगी, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बहुत सारी फैसिलिटी है, आप कहीं से भी फाइल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो अपनी कंप्लेंट को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये क्लास आपकी यही है। अब आपके डाउट लेते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे हमारी प्रोविज़न एंड रिजर्व की। ठीक है, सो डू स्टडी हार्ड एंड गेट वंडरिंग लाइफ, बिकॉज आपको सक्सेस मिलेगी, आप अच्छा कुछ कर पाओगे। आई होप टुडे क्लास हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप यू आर इंजॉइंग योर क्लास एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए, सीखने का इससे मिला होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी आर टेकिंग योर डाउट्स।